आप मुझसे पूछते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार है या नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे अभी 41 प्रश्न मुख्यमंत्री को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और अभी इसको बर्खास्त करो। और अब आप एक और चीज देखो, नागर को तो पकड़ लिया, जिस पेपर में उसने धांधली की उसे रद्द नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा भी फिर उस बेचारे को क्यों पकड़ रखा है जब पेपर ही रद्द नहीं, जब उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह को तो कह रहे हो मान रहे हो, लेकिन वो गुनाह जहाँ कर दिया उसको भी तो रद्द करो, नहीं कर रहे हैं। इतने आंदोलन प्रदर्शन इतना सब कुछ उसकी आवाज उठाई तब जाके वो रद्द हो रहा है। अच्छा काम करिए तो श्वेता को टिकट मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी उनके बीच में से मैं टिकट निकाल लाऊंगी। तो क्या सुरजेवाला साहब की कोई बातचीत हुई थी कि टिकट को लेकर के? देखिए, मैं ये प्रश्न कई बार आता है कि कोई ना कोई बातचीत हुई थी तभी मैडम तैयारी करने के लिए आए हैं। कोई भी आप किसी भी उम्मीदवार को कहना ना 100% है जी मेरी टिकट है, ये है वो है, लेकिन टिकट ना अंत में डिसाइड होती है जी, समीकरण बनते हैं और ये हाईकमांड डिसाइड करेगा। और उससे भी ऊपर 1% जो उसका होता है ना परमात्मा का, वो डिसाइड करता है। हाईकमान कहाँ, हरियाणा में हाईकमान किसको माने? हरियाणा में हाईकमान मैं तो यही कहूँगी, जब इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट के तो उसमें भी डिसाइड कौन करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन किसको क्या मंत्री पद मिल रहा है, तो केंद्र से ही डिसाइड हो रहा है। आपने देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा अभी से घोषणाएं कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा क्या वो हाईकमान है? घोषणाएं तो कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो उदयवान जी ये कह रहे हैं कि उनकी घोषणाएं को वो ना ले, सीरियस ना ले। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस जाति का ये मतलब ब्राह्मण का ये उप मुख्यमंत्री बनाना, तो कैसे देखते हैं? देखो मैं ये कहूंगी कि ये ना ऐसे बयानबाजी गलत है, ऐसी बयानबाजी देनी नहीं चाहिए। ये सब चीजें हाईकमांड डिसाइड करेगा, जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा वही होगा। हरियाणा के बच्चों के लिए तब आवाज उठाई जब उसके साथ कुछ गलत हो गया था। अकेली ने सोच लिया, और उस समय सोच लिया जब पूरा ये फुल उस पे था, जोरों पे पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची। अकेली लड़की आती थी, पहुंचती थी अकेली हाई कोर्ट में, बोलती थी, अकेली बोलनी शुरू हुई। 2 लोग हुए, 4 लोग हुए, 10 हुए, 20 हुए। अब आज आप देखोगे सैकड़ों हजारों लाख। कब मन बना आपका कि गिलाद विधानसभा से लड़ना है? ये लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और कांग्रेस से क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मेरी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है, उनकी थोड़ी नफरती विचारधारा है। और कैसे मैम? हरियाणा के जो हालात हैं पिछले जो हम 9 साल में देखते आए हैं, हरियाणा पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सरकार जो बीजेपी की, मैं आपको रोकना चाहूँगा, वो साफ तौर पर कह रही है कि हमने जितनी भी नौकरियां दी हैं वो पारदर्शिता से दी हैं। कितने भी मतलब बच्चे लगाए हैं, चाहे आज सब इंस्पेक्टर के पीछे भर्ती रही हो, या कांस्टेबल की रही हो, या ग्रुप डी की भर्ती रही हो, तो गांव से उठाकर प्रचार के दौरान भी लेकर आते थे बच्चों को कि भाई फ्री लगे हैं। प्रचार प्रसार की सरकार है। क्या मानते हैं कि पारदर्शिता से? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपारदर्शिता के साथ, फुल पर्ची खर्ची के साथ इस सरकार में भर्तियां हुई हैं, और अनेकों ऐसे उदाहरण है। मैं आज ही का उदाहरण लूंगी, आज ही अखबार में आया हुआ है, मुख्यमंत्री साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वेटरनरी सर्जन में धांधली चली है, इसलिए हमने वो भर्ती रद्द की। तो फिर उनमें तो मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया ना, तो मतलब वो भी तो मानते हैं कि भाई हम तो जो पारदर्शी तरीके सामने तो रख रहे हैं। अरे कमाल होगी, जब घड़ा पाप का घड़ा इतना भर जाएगा और उछल उछल के गिरेगा और तथ्य सामने आ जाएंगे, तब तो उन्हें मानना पड़ेगा ना। तब भी नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे। क्या मुख्यमंत्री मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको अब यहाँ पे अधिकारी नीचे कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो, समझ गए कि नीचे कुछ भी हो सकता है। क्या मुख्यमंत्री? अब मैं आपको यहाँ पे नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। लगातार युवाओं की आवाज़ बने हुए, और जितने भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर त्रुटियां होती हैं, उसकी लगातार आवाज़ उठाते हुए हमारे साथ आज श्वेता डुल जी हैं, जो राजनीति के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। हरियाणा की फायर ब्रांड एक्टिविस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए सफ़र को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, मैडम नमस्कार आपका। नमस्कार जी, स्वागत है आपका मैम। थैंक यू वेरी मच जी मैम जी। एक्टिविस्ट मैम थे और राजनीति के अंदर प्रवेश किया है जी। क्या सोचा, कैसे मन बना? एक्टिविज़्म कई सालों से मैं युवाओं की आवाज़ उठाती रही हूँ, बेरोजगारों की आवाज़ उठाती रही हूँ। भर्तियों में जो भ्रष्टाचार, शुरुआत भी ऐसे हुई कि मेरे साथ खुद के साथ भ्रष्टाचार हो गया जी। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। इवेंचुअली और लोग भी जुड़ने लगे, बताने लगे दीदी ऐसे है, क्योंकि मैं फैक्ट समेत आवाज़ उठा रही थी। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ बोल दिया और ऐसे ही फूफा कर दी जी। कागज़ लेकर कि ये आपने गलत किया है, ये आप ऐसे सही कर सकते हैं और इसे सही कीजिए जी। वो स्टार्ट किया और
काफी लंबे समय तक यही चीज चलती रही कि एक भर्ती में कुछ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को मैं उजागर कर रही हूँ, वो गड़बड़ फिर ठीक हो रही है जी। या एक गड़बड़ उजागर कर दी, वो विधानसभा में डिस्कस की जा रही है जी। आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। जी। लेकिन जो जड़ है ना इस चीज जी, की जी। कि भैया हरियाणा जी के इंट्रोड्यूस कीजिए, वो नहीं हो रहा है जी। कि आप फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन कर रहे हैं, आप जो प्रश्न पत्र हैं वो गलत पूछ रहे हैं और प्रश्न पत्रों में त्रुटियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसे ठीक कीजिए। कि आपके स्कैम्स हो रहे हैं, कैश फॉर जॉब स्कैम 1 हुआ, 2 हुआ, उसमें आप छोटी छोटी मछलियों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन मगरमच्छ बच रहे हैं, उसे कीजिए। जो जड़ है वो नहीं ठीक हो रही है। तो जड़ कैसे ठीक होगी? जब युवा ये सोचेंगे और राजनीति में घुसेंगे कि ये लोग तो ठीक नहीं करने वाले हैं, अब चलो हमें ही अंदर घुसना पड़ेगा और हमें ही कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जी। तो इसलिए मैंने राजनीति में एंट्री की है कि क्यों ना मैं खुद, आज मैं नेताओं को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ ये मुद्दा उठा दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ हमारे लिए ये चीज़ बोल दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ना मैं खुद वहाँ बैठ जाऊँ जहाँ मैं युवाओं के लिए खुद पॉलिसी बना सकूँ, जहाँ मैं चेंज खुद ला सकूँ। उस पटल पे जाना चाहिए मुझे, सामाजिक से अब राजनीतिक पटल पे जाने का समय हो गया है, तो चलते हैं वहाँ पे। इस तरह से एंट्री हुई है जी। बदलाव हम खुद ही लाएंगे। पहले ही प्लान था मैम या फिर नहीं? कहीं ऐसा सोच भी रहे हैं कुछ लोग कि कांग्रेस के टच में काफ़ी समय से मैडम चल रहे थे, तो अब बारी आ गई, विधानसभा चुनाव पास में है और ये ना, ये मैं क्लियर करना चाहूँगी सबको। जब मैं शुरुआत में आवाज़ उठाने लगी, एक आम साधारण बैकग्राउंड से लड़की, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लड़की आवाज़ उठा रही है, उसको कैसे समर्थन मिल सकता है? किसी का नहीं मिलेगा, आवाज़ भी नहीं कोई उठाएगा। हाँ, एक प्रभावशाली चीज बोल रही है और फैक्ट के साथ बोल रही है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ना विपक्ष आपको सपोर्ट करता है। जी। क्योंकि आप सरकार के खिलाफ चीजें निकाल के ला रहे हो, तो विपक्ष का सपोर्ट भी मिला कि हाँ, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को और बुलंद कर दिया। अब जो मुद्दा मैं उठा रही हूँ, जिस मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ, अब उस मुद्दे को विधानसभा में डिस्कस किया जा रहा है, तो वो एक चीज रही। दूसरा, जो और भी नेता थे जो निर्दलीय भी थे, उसे उठाने लग गए हैं। और सबसे ज्यादा मजा तब आने लगा जब सरकार जवाब देने लगी। जी। जब मुख्यमंत्री साहब खुद जवाब दे रहे हैं उन चीजों का। उठ रहे थे वो विधानसभा में उठे, उसके बाद उनके ऊपर काम भी हुआ। एग्जैक्टली, उनके ऊपर काम हुआ, चीजें ठीक हुई। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगी कि आरटीआई की पहले हमें रिसीविंग ही नहीं मिलती थी, वो रिसीविंग मिलने लगी है। मैं बार बार कह रही थी हरियाणा जी के इंट्रोड्यूस करो, तो 20% हरियाणा जी के अब हरियाणा पुलिस में इंट्रोड्यूस की जा रही है। 2015 की इन्होंने भर्तियां विड्रॉ कर ली थी, उन सबको इन्हें लगाना पड़ा। एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ये सबके सब लगे हैं। जो सीसेट क्वालिफाइंग की मैं बात कर रही थी और बहुत बड़ा मुद्दा बहुत लंबे समय तक उठाया, वो क्वालिफाई हुआ। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो चेंज हुए, जो आए। तो ऐसा नहीं था कि एकदम मैंने उस दिन सोच लिया कि मैं एंट्री करूंगी 5-6 साल पहले और मैं अब आ गई हूँ, ऐसे नहीं। वो ना धीरे धीरे चेंज होता जाता है, धीरे धीरे। हम कहते ना, कल जो हम थे वो हम आज नहीं है। बदलाव जीवन का नियम है, धीरे धीरे बदलती रहती हैं चीजें। तो वो सोच भी धीरे धीरे परिपक्व होती गई, बदलती गई, और अब ऐसा लगता है कि राजनीति में आए बिना चीजें नहीं बदल सकती हैं, इसलिए ये स्टेप उठाया और अभी उठाया। मैम, एक चीज़ और समझ आएंगे कि कलायत ही क्यों चुना आपने विधानसभा क्षेत्र? देखिए, कलायत मुझे ऐसा लगता है सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है जी। ये कोई माने ना माने, क्योंकि कलायत मेरा जैसे पुराना पाई हल्का भी यही है, और मेरा जो सबसे बड़ा परिवार है वो कलायत में ही है, सिरधा गाँव में जी। तो यहाँ मैंने देखा मंत्री पद भी है, सब कुछ है, लेकिन चीज़ें बहुत बुरी हैं। बुरी कैसे? सड़कों के हालात बुरे, जिस सड़क से आप जा रहे हो लगभग सारी सड़कों के हालात बुरे हैं जी। पीने के पानी की समस्या है, महिलाएं पानी के मटके अभी भी उठा के जा रही हैं, बहुत दूर दूर से ला रही है, खेतों से पानी ला रही हैं बहुत दूर दूर से जी। घरों में पानी की पाइपें तो जा रही हैं, कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन पानी नहीं है। पाइप तो है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, और उनके बिल आ रहे हैं जी। ठीक, पानी की निकासी की समस्या है बहुत ज्यादा। और एक गाँव ऐसा है जहाँ के सरपंच साहब से मैं मिली, डोर टू डोर मैंने किया सब कुछ, रोहेड़िया गांव, मैं आज नाम लूंगी उस गांव का, जहाँ ना प्राथमिक उपचार केंद्र है, ना कोई प्राथमिक ये स्कूल है, ना वहाँ बस स्टैंड है। और जब वहाँ बारिश हो जाती है तो बच्चे कैसे आवागमन करते हैं, कोई मतलब, मैं गांव के नाम ले लेके आपको प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ, इतनी बुरी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। दूसरा, यहाँ पे मंत्री पद है, ग्राउंड पे आपने मतलब कि पूरा चेक कर लिया है विधानसभा? यस, आप ये देखो ना, यू आर डील, आप ऐसी महिला से बात कर रहे हैं जो हमेशा फैक्ट पे बात करती है, तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा ना कि यहाँ पे क्या क्या है, कितने गाँव है, कैसे क्या बना आपका कि कलायत विधानसभा से लड़ना है? ये लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मेरी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है, उनकी थोड़ी नफरती विचारधारा है। नफरती कैसे मैम? हरियाणा के जो हालात हैं,
पिछले जो हम 9 साल में देखते आए हैं, हरियाणा पहले ऐसा नहीं था। इतना ज़्यादा जातिवाद, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, हम लोग प्रेम प्यार से रहते थे, इतनी नाउम्मीदी नहीं थी। यही मैं देश में देखती हूँ तो ये जो धर्म की राजनीति, ये सब कुछ ये नहीं था। हम कहाँ ऐसी बातें करते थे, मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है, ये धर्म पे बात हो रही है, जाति पे बात हो रही है। कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 10 साल राज किया तो भाई भतीजावाद रहा, और इसी प्रकार से जो रॉबर्ट वाड्रा को जिस प्रकार से जमीन आवंटन की गई, ऐसे कई इशू उन्होंने बताए, और कई मतलब कि जवाहर यादव जो पीछे पोस्ट कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग थी कांग्रेस के टाइम में थी। अच्छा, तो आपने अभी जवाहर यादव जी का नाम लिया, उन्हीं का नाम लेके मैं बोलती हूँ, उनसे आज जाके पूछे कि भर्तियों के सबसे ज़्यादा मुद्दे, क्योंकि मैं भर्तियों के ही मुद्दे उठाती हूँ, किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा पेंडिंग है और कैसे चल रहे हैं। उनकी सरकार ना एक भर्ती को ठीक कर सकती थी, पीटीआई की भर्ती हुई थी, पीटीआई की भर्ती में, क्योंकि मैं तो सब कागज देखती हूँ, मैंने उनके सारे के सारे खंगाले और देखे कागज। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन बच्चों को रख सकते हैं, क्या आप रखना चाहते हैं? आप आगे से इस कैडर को खत्म कर दें, लेकिन क्या आप इन्हें रखना चाहते हैं? इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रखना चाहते हैं। तो 1983 पीटीआई ऐसे हटे, ये उन्हें रख सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको इसका राजनीतिक फायदा होता है, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स होती है, मतलब कि उन लोगों के लगाए हुए जो थे इनको पॉलिटिक्स होती है। हाँ, इनको ये फायदा होता है। हाँ, इनको, क्योंकि वो कांग्रेस ने लगा रखे थे, हटा दो भैया, यहाँ पे हमें फायदा हो जाएगा, हम कहेंगे देखो कांग्रेस ने लगा रखे थे, द्वारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स होती है। वेंडेटा पॉलिटिक्स क्या होती है? बदले की भावना के साथ राजनीति। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? उसमें नुकसान तो एक आम इंसान का हो रहा है ना, एक आम कर्मचारी का हो रहा है, एक आम बच्चे का हो रहा है। लेकिन सरकार जो बीजेपी के, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो साफ तौर पर कह रही है कि हमने जितनी भी नौकरियां दी हैं वो पारदर्शिता से दी हैं, कितने भी मतलब बच्चे लगाए हैं, चाहे आज सब इंस्पेक्टर की पीछे भर्ती रही हो, या कांस्टेबल की रही हो, या ग्रुप डी की भर्ती रही हो, तो गांव से उठाकर प्रचार के दौरान भी लेकर आते थे बच्चों को कि भाई फ्री लगे हैं। प्रचार प्रसार की सरकार है। क्या मानते हैं कि पारदर्शिता से? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। अपारदर्शिता के साथ, फुल पर्ची खर्ची के साथ इस सरकार में भर्तियां हुई हैं, और अनेकों ऐसे उदाहरण है। मैं आज ही का उदाहरण दूंगी, आज ही अखबार में आया हुआ है, मुख्यमंत्री साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वेटरनरी सर्जन में धांधली चली है, इसलिए हमने वो भर्ती रद्द की। तो फिर उनमें तो मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया ना, तो मतलब वो भी तो मानते हैं कि भाई हम तो जो पारदर्शी तरीके सामने तो रख रहे हैं। अरे कमाल होगी, जब घड़ा, पाप का घड़ा इतना भर जाएगा और उछल उछल के गिरेगा और तथ्य सामने आ जाएंगे, तब तो उन्हें मानना ही मानना पड़ेगा ना। तब भी नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे। क्या मुख्यमंत्री मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको अब यहाँ पे अधिकारी नीचे कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो, समझ गए कि नीचे कुछ भी हो सकता है, क्या मुख्यमंत्री? अब मैं आपको यहाँ पे 2 उदाहरण दूंगी और फिर उसके बाद बताऊंगी। कैश फॉर जॉब स्कैम 1 हुआ, ठीक है, 2019-20 की बात है, 20-21 की, और उसमें कोर्ट में ये बात कही गई कि आप सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि हम अपनी खुद की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना लेंगे और सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, हम करवा देंगे। कहाँ है उसकी रिपोर्ट? विधानसभा में टेबल नहीं हुई आज तक। बार बार मैं पूछ रही हूँ कहाँ है उसकी रिपोर्ट, दीजिए ना रिपोर्ट, लेकिन नहीं आ रही है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ गायब। ऐसी कैश फॉर जॉब स्कैम 2 हुआ। सुनिए, नागर कांड जिसको हम बोलते हैं, 1 करोड़ रिश्वत, 1 करोड़ 7 लाख की रिश्वत अपने ऑन टेबल HPSC के ऑफिस में। संवैधानिक संस्थान में इतना बड़ा कैश आ रहा है, कहीं उसकी कोई वो नहीं है, जांच नहीं है, कुछ नहीं है, वो पकड़ा जा रहा है टेबल पे। उसमें कौन फंसा? केवल नागर, और कोई नहीं। कोई HPSC के किसी अधिकारी के ऊपर कोई जांच नहीं हुई, HSSC का भी नाम हुआ, कोई जांच नहीं हुई। इतने सारे लोगों के नाम आए, लेकिन 3 दिन का रिमांड देके उसको रिमांड सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। क्यों नहीं उसका रिमांड एक्सटेंड कराया? जहाँ जहाँ के नाम लिए, क्यों नहीं वहाँ पे आपने छापेमारी की, वहाँ पे चीजें ढूंढी? लेकिन वही है ना, अब आप मुझसे पूछते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार हैं या नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे अभी 41 प्रश्न मुख्यमंत्री को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और अभी इसको बर्खास्त करो। और अब आप एक और चीज देखो, नागर को तो पकड़ लिया, जिस पेपर में उसने धांधली की उसे रद्द नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा भी फिर उस बेचारे को क्यों पकड़ रखा है जब पेपर ही रद्द नहीं, जब उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह को तो कह रहे हो, मान रहे हो, लेकिन वो गुनाह जहाँ कर दिया उसको भी तो रद्द करो, नहीं कर रहे हैं। इतने आंदोलन, प्रदर्शन, इतना सब कुछ उसके लिए आवाज उठाई, तब जाके वो रद्द हो रहा है। चलिए, ये तो आपकी होगी अब बीजेपी से लड़ाई, जो आप बीजेपी की विचारधारा से। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जी, मैंने यहाँ देखा है कि जैसे जेपी भी हैं कलायत विधानसभा से, और
अनीता डुलबर्ट सिकरी भी तैयारी कर रही हैं, कमलेश डांडा तो है ही है, उनके लड़के तुषार डांडा भी हैं, रामपाल माजरा जी यहाँ पे दिग्गज नेता हैं। तो ऐसे इन सब के बीच में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, बोनी मान भी अब बाहर आए हैं, जैसे इलेक्शन पीरियड है, तो इन सब के अंदर कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे? मैं ये कहती हूँ कि श्वेता ढुल है एक, और श्वेता ने ना हरियाणा के बच्चों के लिए तब आवाज उठाई जब उसके साथ कुछ गलत हो गया था जी। अकेली ने सोच लिया, और उस समय सोच लिया जब पूरा ये फुल उस पे था, जोरों पे पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची। अकेली लड़की आती थी, पहुंचती थी अकेली हाई कोर्ट में, बोलती थी, अकेली बोलनी शुरू हुई। 2 लोग हुए, 4 लोग हुए, 10 हुए, 20 हुए। अब आज आप देखोगे सैकड़ों, हजारों, लाखों लाखों बच्चे को कैसे समझेंगे? क्योंकि जो गांव के ग्रामीण हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गांव के ग्रामीण हैं, मान लो चलो जो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन गाँव के अंदर जो ग्रामीण हैं, जिनके पेंशन आते, बुजुर्ग हैं, जिनके लिए जयप्रकाश जी घूमते थे गाँव के अंदर, या फिर श्वेता डुलबर्ट सिकरी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, वो लोग तो ये कहेंगे कि गाँव की तो आप हैं, आप लोगों ने सेवा करी है, तो वोट तो हमने गांव से लेनी है ना। देखो, अब काम करना और सेवा करना क्या होता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी जी। गांव को विजिट करना यदि काम है, तो वो काम मैंने शुरू कर दिया जी 6 महीने पहले से जी। और यदि आप एक्चुअल काम कहेंगे कि बच्चों के रोजगार के लिए कोई किसी लड़की ने लड़ाई लड़ी, या भर्तियों के लिए किसी लड़की ने लड़ाई लड़ी, या बेरोजगारी इतनी क्यों है हरियाणा में, सैंक्शन स्ट्रेंथ 4.5 लाख है, आप भर क्यों नहीं रहे हो, इस चीज के लिए किसी लड़की ने लड़ी, तो वो तो श्वेता ढुल है। एक्चुअल काम क्या होता है? एक्चुअल काम तो मैंने पूरे हरियाणा के स्तर पे किया है ना। यदि प्रत्याशी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पे काम कर चुकी हूँ, और आपको यहाँ पे तो उनसे स्ट्रॉन्ग कैसे यहाँ पर ये बताइए। सिर्फ जो देख रहे हैं दर्शक, वो गांव के भी दर्शक, कलायत के विधानसभा के दर्शक देख रहे हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए। दूसरी चीज ये है कि जिन के आपने नाम लिए ना, वो अब एक पार्टी से हैं, मैं भी उसी पार्टी से हूँ। यदि पार्टी हाईकमान को लगा कि श्वेता में क्वालिटी है, हाँ श्वेता ने बहुत ज्यादा काम किया पूरे हरियाणा के स्तर पे, और कलायत विधानसभा क्षेत्र में भी श्वेता बहुत अच्छा काम करी है, तो श्वेता को टिकट मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी। उनके बीच में से मैं टिकट निकाल लाऊंगी। तो यदि मेरे को टिकट नहीं मिलती है, तो मेरे काम में कहीं ना कहीं कमी। तो क्या उनके लिए प्रचार करेंगी जिनको टिकट मिलेगी? बिल्कुल करूंगी जी, 100% करूंगी। आज ऑन कैमरा बोलती हूँ कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस के लिए धरातल पे काम करूंगी, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाऊंगी, मैं अपनी बात भी आगे रखूंगी। युवाओं के लिए मुझे लड़ना है, और यदि मुझे टिकट नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। कलायत विधानसभा में करेंगी या रणदीप सुरजेवाला के हिसाब से करेंगे आप? कलायत विधानसभा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी कई जगह, मतलब हुड्डा की कांग्रेस अलग चल रही है, रणदीप सुरजेवाला की। देखिए, अभी मैंने एंट्री की है जी, तो ऐसा है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा वो है। मैं तो देखिए ऊपर हाईकमान को देख रही हूँ जी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैं वो वाली कांग्रेस को फॉलो कर रही हूँ कि ये तो कांग्रेस है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आपने ज्वाइन करना चाहिए था आपको, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मैं अभी 2 दिन पहले मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैं सब कुछ करूंगी। आप कमाल कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा जी। मिले प्रदेश अध्यक्ष से, उदयभान जी से? उदयभान जी से मैं एक बार मिली हुई हूँ जी, और वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के सामने एक दिन तो मैं पैदल चली थी, दूसरे दिन मैं अनएम्प्लॉयमेंट डेलीगेशन को लेके गई थी, उसे रिप्रेजेंट कर रही थी, हरियाणा के अनएम्प्लॉयमेंट डेलीगेशन को। मैं 2 दिन मिली हूँ राहुल गांधी जी से। कांग्रेस के अलावा एक जैसे कांग्रेस के अलावा जैसे बलराज कुंडू जी ने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है जी, जब हमारी चर्चा हुई थी तो वो भी एक बार हमसे चर्चा कर रहे थे कि श्वेता जी से बात चल रही है, कुछ बात उनसे बातचीत थी पहले, कुछ या नहीं? देखिए, बताऊं क्या है उनके साथ, क्या है, वो निर्दलीय विधायक है और उन्होंने बच्चों की आवाज बहुत जोर शोर से उठाई है जी। उसी संदर्भ में आज मुझे बहन भी बोलते हैं, सारी चीजें मैं उनको भाई साहब बोलती हूँ, तो मेरा उनके साथ एक क्या कहें, एक अच्छा, एक सामाजिक तौर पे जी नाता कह सकते हैं वैसे है जी। और लेकिन जो राजनीतिक है ना, मेरी जो सोच है उनसे अलग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पार्टी में जा रही हूँ। लगातार आवाज उठाते हुए युवाओं की आवाज उठाई है उन्होंने, प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को उठाया उन्होंने जी। तो मतलब कि विचारधारा कैसे अलग अलग? देखिए, विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा की मैंने बात की है, हाँ। तो मैं नहीं चाहती थी, मतलब मेरे खुद के निजी विचार हो सकते हैं कि मैं ये चाह रही थी कि भाई साहब, चलिए उनका खुद का डिसीजन है कि उन्होंने पार्टी बनाई है, जैसे भी उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कांग्रेस में ही आना चाह रही थी, क्योंकि मेरी ना श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ खास करके, क्योंकि वो फैक्ट पे बात करते हैं हमेशा, मतलब कागजों पे बात करेंगे हमेशा। सर को मैंने कभी देखा नहीं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करते हुए या किसी के बारे में कुछ भी बोलते हुए। वो 4 पॉइंट्स बोलते हैं कि ये देखो हरियाणा सरकार, ये 4 चीजें हैं,
बात करते 1 हैं। 2 3 4 ये इसका सोल्यूशन है। 1 2 3 4 आपको ये करना चाहिए। 1 2 3 4 मतलब वो मुद्दे को एक बहुत अच्छे तरीके से समेट कर सबके सामने रखते हैं, तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित तो थी। अभी आपको पता है पीछे सी बयान दिया सुरजेवाला जी ने, वो काफी वायरल हुआ था, राक्षस वाला। हाँ, हरियाणा सरकार राक्षस है। और नहीं, हमने हरियाणा सरकार नहीं, जो बीजेपी को वोट देगा। नहीं मैं बताती ये हूँ बोला था। उसमें क्या था। हरियाणा सरकार राक्षस है और उनका ये जो भी बयान था जैसे भी, जी। लेकिन हमने मतलब उसमें इतने से बड़े ना नेता कैच का किया मतलब था। कि किस प्रकार टंग स्लिप करना हो सकता है क्या? कैसे टंग स्लिप भी हो सकती है? मैं इसको टंग स्लिप नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी कि ठीक ये बयान दिया था, क्योंकि उसके ऊपर ना सारे युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने ट्विटर ट्रेंड चलाया था, हरियाणा सरकार राक्षस है, जी बीजेपी सरकार राक्षस है। जी। ठीक है, बीजेपी भाजपा सरकार तो चलो जजपा- राक्षस हो सकती है, लेकिन बीजेपी को वोट देगा जो। मैं हरियाणा सरकार राक्षस है की बात कर रही हूँ। तो जी। उसके ऊपर हमने ट्विटर ट्रेंड चलाया था और बहुत बढ़िया वो ट्रेंड चला था। हम इसमें भारत में इंडिया ट्रेंड्स में नंबर 1 जो पर थे। मैं बयान की बात कर रहा हूँ उनके ऊपर बताइए थोड़ा सा कि ये बयान सही है क्या? देखिए, हरियाणा कोई सरकार मतलब राक्षस है, बयान बिल्कुल किसी को सही है। वोट दे रहा नहीं, हरियाणा सरकार हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो बताऊं क्या, वोटर्स को मैं हम बताती राक्षस हूँ। कैसे इसको कह ना सकते घुमा हैं? फिरा के ज्यादा बोला गया, ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार आप उसको राक्षस आज भी तो है। सुनोगे ना भाई, जो बीजेपी को वोट देगा हम्म। वो राक्षस वृत्ति का है। मतलब ऐसे- विचारधारा की वो बात कर रहे थे, चलिए इनके जैसे। ये थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा। जी। हम चाहते हैं कि हम काम की बात करें और जी। काम की बात ही होनी चाहिए। अगर कलायत विधानसभा में अगर मंत्री की बात करें तो क्या लगता है कि एक्टिव है मंत्री जी? कमलेश ढांडा जी की बात करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि एक्टिव होती तो जी। कलायत विधानसभा में कहीं तो दिखता, कुछ तो होता हुआ। जी। यदि आप गांव में विजिट करेंगे, और आप करते भी होंगे, जी तो वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं है ना, उसी का ही अभाव होना जी अपने आप में ये दर्शाता है कि कलायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। जी कलायत कैथल के साथ लगता हुआ हम्म, एक विधानसभा क्षेत्र है। जी जी कैथल में भी इतने सारे काम हुए हैं, सब कुछ है। कलायत क्यों ऐसे पिछड़ा रह गया? जी। गांव में मतलब सड़कें ना होना, हम्म। टूटी हुई सड़कें होना, बना रहे हैं दूसरे दिन तो वो टूट रही है। तो वो- मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कलायत विधानसभा के अंदर? मूलभूत सुविधाएं मूलभूत यदि नहीं होती हैं तो यही कहना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। जी जब ऐसे तक गांव है जहां अस्पताल नहीं है, प्राथमिक वो उपचार केंद्र नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां बस स्टैंड तक की सुविधा नहीं है, तो क्या कहेंगे? अच्छा, एक अंतिम सवाल। जी। चलिए यहाँ से अब कमलेश ढांडा का, अब क्या सुरजेवाला से आपकी कोई बातचीत हुई थी कि टिकट को लेकर के? देखिए, ये मैं प्रश्न कई बार आता है कि कोई ना कोई बातचीत हुई थी तभी मैडम तैयारी करने के लिए आए हैं। ये ना लोग कयास लगा सकते हैं जी। और कयास लगाने में कोई बुराई नहीं है। जी। ठीक, मैं अब आपके चैनल पे ये भी बोलना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जी। कि कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कहेगा कि उसकी टिकट नहीं है। जी हाँ। मैं कहूँ कोई भी, आप किसी भी उम्मीदवार को कहना 100% है जी, मेरी टिकट है, ये है, वो है। लेकिन टिकट ना अंत में डिसाइड होती है, जी, समीकरण बनते हैं। समीकरण बनते हैं और ये हाईकमांड डिसाइड करेगा। और उससे भी ऊपर 1% जो उसका होता है ना, परमात्मा का, वो डिसाइड करता है। हाईकमान कहाँ, हरियाणा में हाईकमान किसको माने? हरियाणा में हाईकमान, मैं तो यही कहूँगी, जब इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट के, तो उसमें भी डिसाइड कौन करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन किसको क्या मंत्री पद मिल रहा है, तो केंद्र से ही डिसाइड हो आपने रहा है देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा अभी से घोषणाएं कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, ना। क्या वो हाईकमान है? घोषणाएं तो कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो लेकिन उदयवान आप एक जी बात कह रहे हैं, बताइए, उदयवान जी ये कह रहे हैं कि उनकी घोषणाएं को वो ना ले, सीरियस ना ले। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बताइए, पूछ रहा मैं हूँ तो कि हाईकमान मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस जाति का ये मतलब ब्राह्मण का ये उप मुख्यमंत्री बनाना। तो कैसे देखते हैं मैडम देखो, इन सब चीज़ों को? मैं ये कहूंगी कि ये ना ऐसे बयानबाजी गलत है, ऐसी बयानबाजी देनी नहीं चाहिए। ये सब चीजें हाईकमांड डिसाइड करेगा, जो भी हाईकमांड मैनिफेस्टो डिसाइड तो करेगा वही होगा। मतलब पूरी पार्टी बना, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरी पार्टी पार्टी बनाती बनाती है, है। जो भी घोषणाएं होती है वो पार्टी डिसाइड करती है कि भाई क्या क्या हमने उस घोषणा पत्र में डालना है, क्या क्या नहीं करना है। हाँ, यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगी कि युवाओं के लिए कुछ ऐसे नए मुद्दे और नए बढ़िया चीजें रहेंगी जिसमें उनको बहुत अच्छा एक लगेगा। युवाओं का मुद्दा जो जननायक जनता पार्टी ने जैसे 75% रोजगार की बात करी थी मैडम, वो अब ऐसे हाई कोर्ट ने अब उसको मतलब कि स्टे कर दिया उसके, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? उस पर स्टे होना ही था, क्योंकि वो एक फुल प्रूफ पॉलिसी होती है ना, एक ढंग से पॉलिसी पेश की जाए और वो आगे मतलब कानूनी दांव पेचों से निकल जाए, वैसे तो पेश ही नहीं की गई थी। वो तो जी। वोट लेने का एक माध्यम था कि भाई वोट लेने 75% कर दो और ये कर लो। जन भावना से खेला गया था, और जन भावना से ऐसे भी खेला गया कि जिस पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, इतने सब कुछ प्रचार कर दिया, उसी पार्टी में जाके मिल गए। तो ये जो 75% वाला था, वो जुमला था, कभी भी धरातल पे वो चीज़ लागू ही नहीं हुई। किसी भी एक बच्चे को उसके तहत क्या ये मिला ही possible है नहीं। कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% रोजगार के लिए अगर अच्छे से कानून बनाया जाए, अच्छे से तरीके से सोचा जाए,
देखिए पॉसिबल है क्या? तेलंगाना ना एक राज्य है, जी ठीक है, जहाँ पर ऐसी पॉलिसी ने काम किया है। जी जी यदि हम ढंग से लीगल दांव पेच देखकर और कोई ढंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा हो सकता है। मैं सरकारी नौकरियों में करने की बात करती हूँ ये जी, चीज, जी। डेटरेंस वाली बात। मैंने हमेशा कहा है कि आप ग्रुप सी और डी में ना 25 से 30% हरियाणा जीके पूछें, जी। और ग्रुप ए और बी में कम से कम एक प्रश्न पत्र पूरा हरियाणा जीके का होना चाहिए। वो एक डेटरेंस पॉलिसी होती है। कैसे होती है, थोड़ा सा समय और ले रही हूँ मैं। जी 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 वो कैसे होती है, आप हिंदी राज्य, एक हिंदी बेल्ट में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जी। और यहाँ पे आपके स्टेट में कोई भी आके पेपर दे सकता है, जी जिसके चलते हरियाणा में ग्रुप ए बी में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हरियाणा से बाहर के युवाओं का चयन हो रहा है, जो कि एक बहुत गंभीर बात है। वो कम है ना, ग्रुप डी के तो लगेंगे हरियाणवी, और अफसर कौन लगेंगे, बाहर के। तो ये सब चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि ना यहाँ कोई डेटरेंस पॉलिसी नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई कि आप ना, कई बार क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान होते हैं, नहीं कर हरियाणा सकते की हो। अगर मान लो हरियाणा की अगर जीके आए, हरियाणा से जुड़ी चीजें जैसे आप आए। देखो पंजाब में पंजाबी पूछते हैं, मांगते जी, हैं, जी, जी। हिमाचल में डोमिसाइल मांगते हैं, हम यहाँ डोमिसाइल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। आप इधर लैंग्वेज स्टेट्स में मतलब लैंग्वेज का एक पेपर आ रहा है, हम वहाँ जाके पेपर नहीं दे सकते। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, फिर डोमिसाइल रिजर्वेशन है। हरियाणा एक ऐसा ल्यूक्रेटिव स्टेट है जो दिल्ली को गोद में लेके बैठा हुआ है। यहाँ तो सबको हर कोई आके बैठ करना चाहता है। एनसीआर में हमारा आधे से ज्यादा रीजन आ जाता है, तो यहाँ पे हरियाणा जीके इंट्रोड्यूस हो सकती थी ना। तो ऐसे मेजर जो करने वाले हैं और जिसको कोई नहीं रोक सकता है, कहीं कहीं आपके कहीं कोर्ट में कुछ नहीं रुक रहा है, वो तो लागू नहीं करते हैं, एक्टिंग जरूर कर देते हैं। और वो 75% रिजर्वेशन के चलते इन्होंने एक प्रावधान सिलेबस के अंदर चेंज कर सकते हैं, सिलेबस हरियाणा का हो सकता है। आपको एक और बताती हूँ, 75% रिजर्वेशन जब ये लेके आए हैं तो उससे पहले थी 15 साल डोमिसाइल की शर्त, कि हरियाणा में 15 साल कोई रह लिया रेजिडेंट तो वो हरियाणा का नागरिक कहलाएगा। अब 5 साल कर दी। उसकी आड़ में तो ये यहाँ पे नॉन हरियाणवीज को, मतलब हमारा कल्चर डाइल्यूट हो रहा है ना। जी 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 ये सारी चीजें इन्होंने की हैं। जी 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 बहुत अच्छा रहा आपके साथ मैम इंटरव्यू, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू देने में, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी, तो ये थे हमारे साथ श्वेता ढुल, जो अभी तो इनको कलायत विधानसभा का भावी उम्मीदवार हम कह सकते हैं, उम्मीदवार तो कह ही सकते हैं। अब टिकट की बात है तो टिकट पार्टी हाईकमान तय करेगा। वहीं अगर बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर के अभी भी एक्टिव हैं और भविष्य में भी एक्टिव रहेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। और इसके साथ आप सबसे कहना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार।